16वें दौर की बैठक से पहले चीन का बड़ा कांड, भारत के खिलाफ खुद जिनपिंग उतरा मैदान में। डब्ल्यूटीओ के मंच पर गरजा भारत, भारत की दरियादिली देख भावुक हुए छोटे देश। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव अब भी जारी है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में विवाद को सुलझा लेने के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी है, लेकिन अभी जहां भी तनाव की स्थिति बरकरार है, वहां शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को सैन्य वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच यह 16वें राउंड की बातचीत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने बाद फिर से सैन्य वार्ता होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस वार्ता से पहले चीन ने एक ऐसा कांड किया है जिससे उस पर विश्वास नहीं हो पाता कि चीन एलएसी पर विवाद को सुलझाने के पक्ष में है। जिन इरादों के साथ चीन एलएसी पर मीटिंग करने के लिए आता है, उससे नहीं लगता कि वह पीछे हटने के मूड में है। उसका इरादा तो बस यह होता है कि अपनी ताकत का धौंस दिखाकर भारत को पीछे हटाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस मीटिंग से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस मीटिंग से पहले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने खुद पीएलए का मोर्चा संभाला है और एक बहुत बड़ी अधिकारियों की बैठक हुई है। चीन की तरफ से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राष्ट्रपति जिनपिंग ने चीनी अधिकारियों के कमांडरों के साथ एक बैठक की है, जिसमें भारत के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात कमांडर भी मौजूद थे। जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस बैठक में जिनपिंग ने चीनी सेना के कमांडरों के साथ वॉर स्ट्रेटजी पर चर्चा की है। जिनपिंग ने इस मीटिंग के अंदर शामिल होकर सैन्य कमांडरों का हौसला बढ़ाया और मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से भारत से लड़ने की ताकत दी, क्योंकि गलवान की हिंसा के बाद चीन के सेना के मनोबल में गिरावट आ गई है, जिसको संभालने के लिए खुद बीजिंग के बादशाह को अगवानी करनी पड़ी। जिनपिंग के इस तरह कमान संभालने के पीछे पीएलए की किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। दोस्तों, चीन के इस अग्रेसिव रवैये ने भारत को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है और भारत का डिफेंस से जुड़ा हर व्यक्ति, इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ अलर्ट हो गए हैं। भारतीय एक्सपर्ट का कहना है कि चीन अब बात के साथ घात करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन से आ रही इन तस्वीरों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चीन किसी बड़ी तैयारी में लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मई 2020 में लद्दाख में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में यह सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच इससे पहले 15वें राउंड की बातचीत 11 मार्च को हुई थी। इससे पहले पिछले साल 11वीं और 12वें स्तर की सैन्य वार्ता की बातचीत 3 महीने 22 दिनों के अंतर पर रहा था। भारत और चीन के बीच होने वाली सैन्य वार्ता के संबंध में एक अफसर ने कहा कि 16वें राउंड की बातचीत के दौरान दोनों देश उन क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाने पर बातचीत कर सकते हैं जहां अभी तनाव बरकरार है, लेकिन चीन के इरादों से ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिनपिंग को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की तो वो आ ही रही है। हालांकि चीन बातचीत में तो कुछ ऐसा कहता है कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए बातचीत एक बड़ा विकल्प है। जहां पर अभी तनाव बरकरार है, उसको हल किया जाएगा। उनका कहना है कि सीमा पर व्याप्त तनाव को कम करने के लिए सिर्फ बातचीत ही बेहतर रास्ता है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं निकल सका है। इसका असर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ा है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा था कि एलएसी पर यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा समस्या 1962 में रणनीतिक क्षेत्रों पर चीन द्वारा कब्जा किए जाने का नतीजा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट के संबंध में भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति के संदर्भ में एक प्रश्न पर विदेश मंत्री की यह प्रतिक्रिया आई थी। राहुल गांधी ने ट्वीट में दावा किया था कि भारतीय क्षेत्रों में चीन घुसपैठ कर रहा है, जिसके जवाब में कांग्रेस और चीन दोनों को जयशंकर ने आड़े हाथों लिया था। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर इस वक्त घोर आर्थिक संकट और खाद्य संकट का दौर चल रहा है। हर छोटे से बड़ा देश इससे ग्रस्त है। यूक्रेन रूस की वजह से उत्पन्न इस खाद्य संकट से निपटने के लिए कोई भी देश आगे आने को तैयार नहीं है।
लेकिन भारत अब एक ऐसा ऐलान किया है WTO के मंच से जिसके बाद भारत की दरियादिली का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, जरूरतमंद देशों को दया भाव की नजर से देखने वाले भारत को WTO के मंच पर अग्रेसिव होना पड़ा है। दोस्तों, श्रीलंका और यमन को मुश्किल खाद्य दौर में सहायता देने के बाद भारत की दुनिया भर में खूब तारीफ हुई है। यहां तक कि UN ने भी भारत की तारीफ की है। लेकिन अब भारत हर उस जरूरतमंद देश की मदद करना चाहता है जिससे वे इस संकट से उभर पाए, क्योंकि भारत में गेहूं पर बैन भी इसी कारण लगाया गया था ताकि चालाक देश जो अपने देश में स्टोर करके इन छोटे देशों से ज्यादा पैसा वसूलते हैं इन खाद्य सामग्री से, दोस्तों उस पर अब भारत ने हंटर चलाया था। दरअसल दोस्तों, WTO के मंच से भारत ने क्या मांग की है आपको ये बताएंगे। दरअसल दोस्तों, जो भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने विश्व व्यापार संगठन का जो मंच है वहां पर भारत को अपने सार्वजनिक भंडार से ऐसे देशों को खाद्यान्न निर्यात की अनुमति देने की मांग की है जो इस समय खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, WTO के जो मौजूदा मानदंड है उनके अनुसार अभी किसी भी देश को अपने सार्वजनिक खाद्य भंडार से निर्यात करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसे रियायती दरों पर सरकार खरीदती है। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया की बाली में तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि भारत भूख या खाद्य असुरक्षा को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन WTO इस मुद्दे पर झिझक रहा है। रूस यूक्रेन के कारण दुनिया के कई देश इस समय भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। सिंगापुर के नेतृत्व में लगभग 70 से 80 देशों का एक समूह WTO के सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत खरीदे गए खाद्यान्न पर निर्यात प्रतिबंध नहीं बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि कुछ सदस्यों ने घरेलू खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए इस संबंध में दी जाने वाली छूट पर चिंता व्यक्त की है। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि खाद्य, ईंधन और उर्वरक वैश्विक सार्वजनिक सामान है और विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इन तक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य उत्पादन और वैश्विक खाद्य प्रणाली को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। सीतारमण ने भारत के अनुभवों को साझा करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी जिक्र किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत का दीर्घकालिक विकास सरकारी खर्चों से चलने वाले कार्यक्रमों पर निर्भर है। FMCBG को संबोधित करते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि जुझारू आर्थिक प्रणालियों के लिए साक्ष्य आधारित नीति बेहद जरूरी है। सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर दिया है। ऐसा अनुमान है कि सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करने से निजी निवेश जुटेगा। सीतारमण ने 2022-23 में पूंजीगत व्यय 35.4% बढ़ते हुए 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। पिछले वर्ष यह 5.5 लाख करोड़ रुपए था। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।